ने बताया साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ, उसी तरह खेल का, भारत में खेल का सबसे बड़ा सम्मान है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम था राजीव गांधी, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम मोदी जी बदल दिए, मोदी जी ने इसका नाम बदल के कर दिया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, बताइए पहली बार किसे मिला? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। हमारी कोशिश है हर क्षेत्र से बेहतरीन सवाल को लाना जो परीक्षा के लिए डायरेक्ट हिटिंग हो। 22 तारीख तक हम आपको इतनी बार करा देंगे, हर चीज को इतनी बार करा देंगे, सवाल नहीं छूटेगा। खेल, खाली मेरे सेशन को आप ईमानदारी से देखते रहिए। पहले व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल से जुड़े हैं, शतरंज खेल से जुड़े हैं। पहले व्यक्ति, पहले भारतीय जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो थे विश्वनाथन आनंद। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये भारत का खेल का, भारत में खेल का, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें 25 लाख रुपए इनाम मिलता है। क्वेश्चन आता है कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसमें कितने रुपए मिलते हैं इनाम में? 25 लाख। नोट कर लो, 25 लाख दिए जाते हैं इनाम के रूप में। किसको कितना मिलता है? 25 लाख। ये पहला अवार्ड विश्वनाथन आनंद को मिला था। ये राशि भी याद कर लो, परीक्षा में राशि भी पूछ लिया जाता है। आगे आओ, भारत में परमाणु परीक्षण अभी तक कितनी बार की गई है? परमाणु बम का परीक्षण इंडिया में कितनी बार की गई है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लिख लीजिएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। जब कोई बड़ा नाभिक, बड़ा परमाणु टूटकर छोटे छोटे परमाणु में बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जब कोई बड़ा छोटा परमाणु, कई सारे छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। छोटे परमाणु, छोटे नाभिक, छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाता है तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और जब कोई बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिक में बदल जाए तो परमाणु विखंडन। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन लिख लेना। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सूरज के अंदर इतनी गर्मी, पूछा जाता है कहां से आया? सूरज के अंदर इतनी गर्मी कहां से आया? उसका भी उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, सूरज की गर्मी नाभिकीय संलयन, लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। तो भारत में परमाणु बम का परीक्षण अभी तक 2 बार किया जा चुका है। अभी तक दो बार किया जा चुका है भैया। कब? 1974, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार 1998 जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इंदिरा गांधी के समय, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी भाई 2 बार। इंडिया में अभी तक 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ। 1974 याद कर लो, और 1998 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय और अटल बिहारी वाजपेयी के समय। परमाणु बम किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। सूरज के अंदर इतनी गर्मी कहां से आया? आंसर होगा नाभिकीय संलयन। याद कर लो गुरु, सवाल नहीं छूटेगा गुरु। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। परमाणु बम का इंडिया में 2 बार परीक्षण हुआ है, 1974, 1998। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो बोर्ड से हटते हैं ना, तो आपका पहला काम, हम बोले चाहे ना बोले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम, ये तो जानते होंगे सूचना का अधिकार। कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिस से लेना है, आपको लगता है कि बीपीएससी में कॉपियां बढ़िया लिखे हैं पर नंबर नहीं मिला है, तो क्या लगाते हैं? आरटीआई। ये जो आरटीआई एक्ट था, कानून था, सूचना के अधिकार कानून, और सेज विशेष आर्थिक का क्षेत्र का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कानून। और कानून किस वर्ष लाया गया? विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून और सूचना के अधिकार कानून। जल्दी बताओ, विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून और सूचना के अधिकार कानून, जल्दी बताओ किस वर्ष लाया गया? आरटीआई। जो आरटीआई लगा देते फटाक से, पता ना कहां गड़बड़ है। आरटीआई, जो आरटीआई का कानून था, पहली बार आम भारतीय जनता को सूचना का अधिकार मिला। वो कब मिला? 2005 में। सूचना का अधिकार कानून, मनरेगा कानून, जो मनरेगा के तहत गांव के लोगों को कम से कम 150 दिन का रोजगार मिलता है। गांव के लोगों को साल में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत। तो मनरेगा कानून, विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून और सूचना का अधिकार कानून, ये तीनों आया 2005 में, जब प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो 2005 में 3 कानून आए। मनरेगा कानून, सूचना के अधिकार कानून, और तीसरा आया विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून, सेज कानून। ये तीनों रट लीजिए। लेकिन मनरेगा आया 2005 में, लेकिन लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा कानून बना 2005 में, नोट कर लो, कानून बना 2005 में, लेकिन मनरेगा लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को। शुरुआत में उसका नाम था नरेगा, बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया मनरेगा। तो मनरेगा कानून, सूचना का अधिकार आरटीआई कानून और सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कानून, ये तीनों 2005 में आया, जब प्रधानमंत्री श्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ये वही मनमोहन सिंह जिनको भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। लिख लो, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक, भारत में फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मनमोहन सिंह को। चलिए आगे आ जाओ, सवाल नहीं छूटना चाहिए। आगे आओ, भारत में जेरोफाइट पौधे किस क्षेत्र में मिलते हैं? जेरोफाइट कैसे पौधे? ऐसे पौधे जिनकी जड़ें काफी लंबी हो, ऐसे पौधे जिनमें पत्तों के जगह पे कांटे हो, ऐसे पौधे जिनकी जड़ काफी लंबी हो, जिनके पत्तों के स्थान पे
कांटा हो कांटा, और जो दिन में नहीं बल्कि रात को करते हैं फोटोसिंथेसिस, जैसे कैक्टस, नागफनी, बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी, कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस, नागफनी, बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी, नागफनी, ये सब रात को करते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण सूरज के प्रकाश में दिन में करते हैं। पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उसी प्रक्रिया को, पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः दिन में होता है, लेकिन जेरोफाइट पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की कमी के कारण दिन को नहीं रात को करते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा इनकी जड़ें पानी की तलाश में काफी लंबी हो जाती हैं, इनके पत्ते कांटे में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बबूल, नागफनी, रोहिड़ा, खेजड़ी, कैक्टस, कांटेदार झाड़ियां, ये सब कहां मिलेंगे भाई? मरुस्थल में मिलने वाले पौधे को, मरुस्थल में मिलने वाले पौधे को जेरोफाइट कहते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं मरूदभीद, हिंदी में बोलते हैं मरूदभीद। जेरोफाइट या मरूदभीद ये पौधे मरुस्थल में मिलते हैं। इन पौधे की विशेषता क्या बताए? रात को करते हैं प्रकाश संश्लेषण। इनकी जड़ें पानी की खोज में लंबी हो जाती है, इनके पत्ते कांटों में बदल जाते हैं, इसे बोलते हैं जेरोफाइट। जेरोफाइट, मरूदभीद, ये कहां मिलते हैं? मरुस्थल में। स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल नहीं छूटेगा। एक बार सेशन से जुड़ गए तो प्लीज लाइक दिस सेशन। अगर सेशन मेरा अच्छा लगता है, मजा आता है, तो सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दो गुरु। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। कोई भी परीक्षा पास करने के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एनसीईआरटी किताबों पर बेस्ड टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसका प्राइस मात्र 299 रुपए में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो 299 रुपए में आपको एक टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, जिसको आप मिशन आईएएस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और वहां जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गया कब? भारत की जनसंख्या 1 अरब कब हो गया गुरु? जल्दी बताओ। इंडिया की जनसंख्या 1 अरब यानी 1 बिलियन कब हो गया? आपको बता दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के बाद मत भूलना, 1830 में पूरे दुनिया की जनसंख्या 1 अरब हो गया था। 1 अरब पूरे दुनिया। 1930 में पूरा दुनिया हो गया 2 अरब। जल्दी से नोट कर लो। 1960 में पूरा दुनिया हो गया 3 अरब और 1975 में पूरा दुनिया हो गया 4 अरब और 1987 11 जुलाई 1987 को पूरा दुनिया हो गया 5 अरब। पूरे दुनिया 5 अरब हो गया। पूरे दुनिया की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को 5 अरब हो गया 11 जुलाई को। इसीलिए पूरे दुनिया के लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। पूरे दुनिया के लोग विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाते हैं? तो आंसर होगा क्योंकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरे दुनिया की जनसंख्या हो गया 5 अरब। पहली बार पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या पहली बार 1830 में हुआ 1 अरब। उसी तरह से 1999 में पूरे विश्व की जनसंख्या हो गया 6 अरब। पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब 1999 में। और 2000 में इंडिया का, इसे वर्ल्ड का लिख रहे थे, लेकिन 2000 में इंडिया का अकेले हो गया 1 अरब। इंडिया का अकेले 1 अरब कब हो गया? 2000 में। 1830 में पूरे दुनिया की जनसंख्या 1 अरब कब हुआ? 1830 में। 1930 में 2 अरब, 1960 में 3 अरब, 1975 में 4 अरब और 11 जुलाई 1987 को 5 अरब। इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 1999 में पूरे दुनिया की जनसंख्या 6 अरब और 2000 में हम अकेले हो गए 1 अरब। अब बताओ कि भैया 6 अरब में 1 अरब हम लोग हैं, 6 अरब में 1 अरब हमारी जनसंख्या है। तभी तो बोलते हैं पूरे दुनिया में हर छठा आदमी भारतीय है। पूरे विश्व का हर छठा आदमी भारत। 6 अरब में 1 अरब हम ना होते तो दुनिया 6 अरब ना होता। चलो भैया हम हैं। भैया भारत का 1 अरबवां शिशु कौन सा था? किसके जन्म के बाद हो गया भारत की जनसंख्या 1 अरब? तो भारत का जिसके जन्म के बाद जनसंख्या 1 अरब पूरा हो गया, उस लड़की का नाम था आस्था। आस्था भारत का 1 अरबवां शिशु का नाम पूछ रहा है। क्या भैया? भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? आस्था। 1 अरबवें शिशु का नाम है आस्था। नोट कर लो। इंडिया अकेले हो गया 1 अरब 2000 में। अब पूरे दुनिया 1 अरब हुआ था 1830 में। आज इंडिया कितना है जी? 2023 में इंडिया कितना है? 2023 में इंडिया है 1.42 अरब और पूरा दुनिया कितना है? पूरा दुनिया है 8.5 अरब। 8.5 अरब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काम आने वाली बात लिखा हूं। 11 जुलाई को हर साल मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई को ही पूरे दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गया था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अगला सवाल है पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम घने वन मिलते हैं, इसका कारण क्या है? पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम घने वन मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय का मतलब क्या? पश्चिमी हिमालय का मतलब विद्यार्थी जी अगर बात करें तो मैं बता दूं, अगर तो ये नेपाल है, तो यहां तक का हिस्सा पश्चिमी हिमालय, इधर का हिस्सा पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय के वन कम घने होते हैं, पूर्वी हिमालय के वन ज्यादा घने होते हैं। क्यों? यही प्रश्न है। क्योंकि पश्चिमी हिमालय की मिट्टी पूर्वी हिमालय की मिट्टी से अच्छी नहीं है। बिल्कुल गलत उत्तर। पश्चिमी हिमालय में चट्टान अधिक है, पूर्वी हिमालय में चट्टान कम है। यह भी कोई कारण नहीं है। पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम वर्षा और कम तापमान होता है, यह सही है। पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में कम वर्षा और कम तापमान होता है, इसीलिए पश्चिमी हिमालय में कम घने वन मिलते हैं, लेकिन पूर्वी हिमालय में ज्यादा घने वन मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में कम घने वन
भाई ज्यादा घने वन नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम वर्षा और कम तापमान होता है, लेकिन पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है। स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। उत्तर भारत की नदियों में वर्ष में कितनी बार पानी रिचार्ज होता है? पूछ रहा है कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ये इन्वायरमेंट का सबसे बेस्ट सवाल बता रहा हूं, इससे बेहतर सवाल बीपीएससी भी नहीं पूछेगा। उत्तर भारत की नदियों में कितनी बार वाटर रिचार्ज होता है, मतलब पानी बढ़ता है। उत्तर भारत की नदियों में पानी कितनी बार अधिक होता है साल में? तो भैया एक बार अप्रैल और मई में, एक बार जून और जुलाई में, यानी 2 बार। अप्रैल और मई में भाई बहुत ज्यादा तापमान होता है, जिस कारण से ग्लेशियर पिघलने लगता है। उत्तर भारत की सारी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, हिमनद से निकलती हैं। जब अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो ग्लेशियर पिघलने लगता है तेजी से, तो नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है अप्रैल और मई में। उसी तरह से फिर जून जुलाई आता है तो उस समय बरसात होने लगती है, तो बरसात के कारण पानी बढ़ने लगता है। यानी उत्तर भारत नदियों में 2 बार पानी बढ़ता है। एक बार अप्रैल और मई में गर्मी ज्यादा होती है, ग्लेशियर तेजी से पिघलता है तो नदी में पानी बढ़ जाता है, और दूसरी बार जून और जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है तब नदी में पानी बढ़ जाता है। तो उत्तर भारत की नदियों में 2 बार पानी बढ़ता है, वहीं दक्षिण भारत की नदियों में 1 बार पानी बढ़ता है। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में एक बेसिक अंतर है, वहां पर 2 बार साल में पानी बढ़ता है ग्लेशियर के पिघलने से, एक बार बरसात से, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में केवल बरसात से पानी बढ़ता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, उत्तर भारत की नदियां लंबी दूरी तय करती है और मुलायम चट्टानों से बहती है, इसीलिए मुलायम चट्टानों से बहती है, कटाव ज्यादा करती है। कटाव ज्यादा करती है तो उसमें सेडिमेंट की मात्रा ज्यादा होता है, जिससे डेल्टा बनता है। उत्तर भारत की नदियों में कटाव ज्यादा होता है, अपरदन ज्यादा होता है, क्योंकि वो लंबी दूरी तय करती है और मुलायम चट्टानों से बहती है, इसीलिए उसमें गाद की मात्रा, जो नदी ज्यादा कटाव करेगी उसमें गाद सेडिमेंट की मात्रा ज्यादा होगी। जिस नदी में सेडिमेंट की मात्रा ज्यादा हो वो क्या बनाएगी? डेल्टा। और जिस नदी में सेडिमेंट की मात्रा कम हो वो क्या बनाएगी? एस्चुअरी। दक्षिण भारत अधिकांश नदियां लिख लो एस्चुअरी बनाती हैं, लेकिन उत्तर भारत की सारी नदियां डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की नदियां एस्चुअरी बनाती है, उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की नदियां कम दूरी तय करती है, कठोर चट्टानों से बहती है, लेकिन उत्तर भारत की नदियां मुलायम चट्टानों से बहती है, लंबी दूरी तय करती है। उत्तर भारत नदियों में पानी 2 बार बढ़ता है, एक बार ग्लेशियर के पिघलने से अप्रैल मई में और एक बार बरसात होने से जून जुलाई में, लेकिन दक्षिण भारत नदियों में केवल बरसात से बढ़ता है पानी। समझ में आ रहा है? क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? अरे एक सवाल नहीं छूटने देंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो गुरु लाइक कर दो जिस सेशन को, लाइक कर दो सेशन गुरु। लाइक में कंजूसी नहीं, क्योंकि तुम स्क्रीन को उस पार हम इस पार लाइक करते हैं तो दिल में सुकून मिलता है कि आप हमारी बात समझ रहे थे। चलिए कुछ ज्ञान बढ़ रहा है। उत्तर भारत की नदियां ज्यादा कटाव करती है, दक्षिण भारत नदियां कम कटाव करती है। काहे? क्योंकि उत्तर भारत नदियां मुलायम चट्टान से बहती है, इसीलिए ज्यादा कटाव करती है। दक्षिण भारत नदियां कम कटाव करती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां कठोर चट्टानों से बहती है। उत्तर भारत नदियां क्या बनाती है? डेल्टा। दक्षिण भारत नदियां क्या बनाती है? एस्चुअरी। चलिए अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी नहीं निकलती? अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी नहीं निकलती? मान लो ये अमरकंटक है, ये क्या है भैया? अमरकंटक इसकी ऊंचाई है 1049 मीटर और यहां से 3 नदी निकलती है। अमरकंटक से 3 ऊपर जो जाती है उसका नाम है सोन नदी, जो उत्तर में जाती है उसका नाम है सोन, जो पश्चिम में आ रही है उसका नाम है नर्मदा नदी, और जो दक्षिण में आ रही है इसका नाम है जोहिला नदी। जोहिला नदी। अमरकंटक से बस यही 3 नदी निकलती है। अमरकंटक से यही 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा, जोहिला। रख लो, अमरकंटक से 3 नदी, सोन, नर्मदा, जोहिला। अमरकंटक के बगल में एक जगह है, इसका नाम है सिहावा। इसका नाम क्या है जी? दम अमरकंटक के बगल में है सिहावा, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है महानदी। सिहावा। अमरकंटक से महानदी नहीं निकलती, अमरकंटक से महानदी नहीं निकलती, महानदी निकलती है सिहावा से। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक कोसी। तो भैया अमरकंटक के बगल में सिहावा से निकलती है महानदी, पर अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और जोहिला। नर्मदा नदी के किनारे ही जबलपुर है, जबलपुर, और नर्मदा नदी के किनारे ही गुजरात का बड़ोदरा है, बड़ौदा। नोट कर लीजिए। तो भैया कौन सी नदी नहीं निकलती? ताप्ती। ताप्ती निकलती है मध्य प्रदेश के ही बैतूल से, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। बच्चा खाना खाने से दूर, बैतूल लिख लीजिए, बैतूल जिला से निकलती है ताप्ती। लेकिन अमरकंटक से 3 नदी, सोन, नर्मदा, जोहिला। अमरकंटक के बगल में सिहावा से महानदी और ताप्ती नदी मध्य से। इतना तो आप लिख ही लीजिए। साथ में एक चीज और लिख लीजिए, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये 3 नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीनों भ्रंश घाटी से। भारत में 3 नदियां, भारत में केवल 3 नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीनों रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा कहां से निकलती है? सोन, नर्मदा और जोहिला अमरकंटक से निकलती है, और सिहावा से महानदी, ताप्ती बैतूल से। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अमर